सिक्का में से जो हम लोगों ने नक्शे को निकाला है, मैप को निकाला है, इसका मतलब नहीं है कि नेशनल नक्शे से भी उसको गायब कर दिया है। हमें सिक्का से नक्शा निकाला है, नक्शा से उस पार्ट को नहीं निकाला है। रोटी बेटी का संबंध नहीं है, हम लोग बड़े भाई छोटे भाई नहीं है। आज ये जो जियो पॉलिटिक्स है, we are an equal stakeholder. We haven't surrendered, but we are open to every discussion, every point. जी, उसका कोई दूसरा हल निकल सकता है। हम लोग वास्तविक चीज में पॉइंट में जाने के लिए तैयार हैं। मोदी जी इस सावन के महीने में किसी भी सोमवार को पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। नेपो इन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका भाई सुमन। आज हम नेपाल और भारत के रिश्ते और यहाँ पर हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में संवाद करने वाले हैं। संवाद के लिए आज हमारे पास विश्लेषक श्याम बस्नेत जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। अभी नेपाल में जो कुछ समय पहले बना हुआ नई सरकार तय उसने लगाई हुई टैक्स पर कल एक स्टाटस लेकर प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने वो टैक्स वापस लेने की घोषणा किया। ये क्या है सर, क्यों ऐसा हुआ नेपाल में अभी? इसको दो कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए जी। जो मिनिस्ट्री रिसफल एक जी। और दूसरा अनपॉपुलैरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट जी। ये दोनों को ध्यान में रख के अगर हम लोग एनालाइज करें तो हम लोग को क्या मिलता है कि इससे थोड़ा बहुत अनपॉपुलैरिटी कम हुआ है सरकार की। पूरा कम नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत हुआ, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। दिस इज टू लेट, टू लिटिल बट नॉट लेट। अभी स्टार्ट हुआ है। हम लोग आशा करते हैं कि बालेन जी बाकी जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो जल्दी कर ले। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में जो वैट लगाया है 5%, जी, जो राइडर के ऊपर लगाया है वो भी पुअर मैन्स व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जी, है। जी। जो अनइवन जो जरिमाना जो लगाया है उसमें ट्रैफिक रूल्स में, जी, फाइन, उसको हटा दे। और सबसे बड़ी बात ये हमारे यहाँ 75 लाख डिपॉजिटर हैं कोऑपरेटिव में, जी, जिसे हमें सहकारी करते हैं। आप लोग कोऑपरेटिव करते हैं। 75 लाख डिपॉजिटर का पैसा खतरे में है अभी के उसका कोई माँ बाप नहीं है। पर हमारे यहाँ 14.5 लाख से ऊपर ऋणी भी है जिनका कोलैटरल इन कोऑपरेटिव में कोलैटरल के आधार पर रखा हुआ है। जी। ये दोनों को मिला के कितना लेना है और कितना देना है, कम से कम उसमें कुछ एक सामंजस्य मिलाकर अगर गवर्नमेंट अपना जो रिजर्व है, हमारे पास करीब 3,20,000 करोड़ नेपाली करेंसी हमारे यहाँ संचिति है। जी। उससे गवर्नमेंट अगर लोन लेके जो ऋणी है, कर्जदार है, उन लोग को भी सहूलियत दे के, फैसिलिटी दे के, उससे जितना हो सके उतना डिपॉजिटर का क्लियर कर दे और बाकी जो है वो जो ऑब्सकॉन्डर हैं, जो जिन्होंने गमन किया है, उनसे वसूल करे तो शायद इसे और गवर्नमेंट पब्लिक को बहुत बड़ा रिलीफ होगा। जी। उससे भी दूसरी बात और है कि जो हमारा बॉर्डर में जो नेपाली लोग रहते हैं, जी, उनके लिए उनकी आवश्यकता अनुसार उनको जो ज़रूरत की चीज़ है, दिनचर्या का जो ज़रूरत है, उन लोगों के शादी ब्याह में जो ज़रूरत पड़ता है, उसमें भी एक कानून बना के एक रीजनेबल अमाउंट को ड्यूटी फ्री कर दे तो उससे भी एक समस्या समाधान हो जाए। जैसे कि सर सरकार ने जो नियम बनाया था, जो कानून बनाया था, कुछ ही दिन पहले ही ये लागू हुआ था, जबकि ये लागू हुआ 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है। तो सरकार इससे वापस, ये जो कानून है ये वापस लेने की जो घोषणा करना पड़ा, इससे क्या माने? क्या नेपाल का फाइनेंस मिनिस्टर या बोलूँ गवर्नमेंट
सफल हुआ या असफल हुआ? जो जनता के तरफ से जो दबाव हुआ, विरोध हुआ सरकार के, जो टैक्स के नई नीति बनाया गया था सरकार की तरफ से, इससे जनता की बहुत सारी निराशा बढ़ रही थी। तो बालेन्द्र शाह जो नेपाल के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने सामाजिक संजाल में, फेसबुक में लिखकर ये 3% जो समता शुल्क नाम के जो टैक्स थे, इक्विटी टैक्स बोल रहे थे, वो वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये जैसे कुछ दिन पहले ही लागू हुआ था, करीब 1 सप्ताह में ही सरकार ने ये वापस तो लिया। ये सरकार को सफल कहना चाहिए या असफल कहना चाहिए, क्या है ये अभी का? नहीं, हम लोग तो शुरू से ही नेपाली वर्जन, हमारा जो कार्यक्रम चलता है नेपाली में, उसमें तो हमने कह दिया था कि ये 75% ऑफ द पॉपुलेशन जी को इस टैक्स से नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है जनता को। इसलिए जनता निराश था। ये जो बजट है, मोस्ट अनपॉपुलर बजट है नेपाल में, तो इसमें तो रिफॉर्म आना ही चाहिए था, क्योंकि हम लोग एक आंदोलन से परिवर्तन करके, पुराना सिस्टम को फेंक के, पुराना नेतृत्व को फेंक के, समथिंग न्यू और पॉजिटिव, और जो भी हम लोग नया प्रोग्राम लाते हैं जी, उससे आम जनता को फायदा होना चाहिए। इस बजट से नहीं हुआ था, इसीलिए डिससेटिस्फैक्शन था ना जनता में सरकार के ऊपर जी। इसको दूर करने का ये पहला स्टेप है बालन जी की तरफ से। दिस इज नॉट इनफ, ये थोड़ा सा है, इससे और आगे जाना पड़ेगा। हमने 4-5 चीज़ कहा है, वो मेरे ख्याल से सरकार कुछ करेगा हमारे ख्याल से। और इसके बावजूद आज या कल विदिन से 24 आवर्स हमारा प्राइम मिनिस्टर भारतीय राजदूत जी और चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहे हैं 1-to-1। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। अब मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री या जो पीपल अभी पावर में है, उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ अब बैठ गया है कि हमें पहले अपने पड़ोसियों से रिलेशन बनाना है। जब तक हमारा पड़ोसियों से रिलेशन अच्छा नहीं होगा, तब तक हम लोग जियोपॉलिटिक्स में स्टेबल होके अपना स्थान नहीं बना सकते हैं। ये रियलाइजेशन हो गया है मेरे ख्याल से। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि 90% ऑफ डिपेंडेंसी हमारा भारत के ऊपर है, तो भारत को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है मेरे ख्याल से। और थर्ड जो हमारे यहाँ जो विदेशी शक्ति है, अमेरिकन शक्ति, वेस्टर्न शक्ति है, उसको साइडलाइन किया जा रहा है हमारे ख्याल से अभी की सरकार से। वह पॉजिटिव मूड है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि नेपाल का जो पॉपुलेशन है, जनता और भारतीय जनता में मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। और शायद हम ही लोगों के प्रयास से, हमारे जैसे और भी लोग हैं, सबके प्रयास से गवर्नमेंट को थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है। ये लोग अब भारत और चाइना से एक स्टेबल रिलेशन कायम करके अपना प्रगति उसी आधार पर आगे ले जाएगा, एंड दैट इज़ द राइट पाथ। हमारे ख्याल से विदिन 24 आवर्स जब ये दो कंट्रीज़ के, भारत और चाइना के एम्बेसडर से जब बात हो जाएगा, तो हमें और क्लियर पिक्चर आएगा। उसके साथ ही जब तक नेपाल में स्थिरता, इंटरनल स्थिरता न हो, तब तक भारत और चाइना से जितना भी आप दोस्ती कायम करें, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अभी के वक्त में देखें तो नेपाल के जो सरकार है, उसने नेपाल के जो जनता के सामू जो एक कर वापस लेने की बात कहा है, ये क्या कह सकते हैं? जनता के सामू सरकार ने घुटने टेक दिया, ऐसा बोल सकते हैं अभी के वक्त में? नहीं, वैसा लो थिंकिंग मत कीजिए आप जी। इतना हतोत्साहित होने की बात नहीं है। यू टेक इट एज कोर्स करेक्शन। आप लोग यंग हैं, हमारा मिनिस्ट्री यंग है, प्राइम मिनिस्टर यंग है, दे आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स, लेकिन जितना जल्दी वो लोग कोर्स करेक्शन कर दें, मिस्टेक को करेक्ट कर दें, उतना अच्छा है। उन लोगों को भी सीखने का मौका दीजिए, अभी बहुत टाइम बाकी है।
जी, जैसे कि अभी भारत में भी बहुत बड़ा न्यूज़ चल रहा है नेपाल के बारे में, इंडिया में जैसे कि अभी के वक़्त में इंडिया में भी बहुत सारा आंदोलन हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है। कल के एपिसोड में भी हमने बात किया था। अभी इंडियन मीडिया कह रहा है कि नेपाल ने अब भारत के सामू घुटने टेक दिया है। जो लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर उनका दावी था, उन्होंने वापस लिया और नेपाल के जो भी कूटनीतिक रुपैया या बोलूँ सिक्के पर उनको इंकित किया था, वो सब नेपाल ने हटाया है। इसे माने तो अब नेपाल ने भारत के सामू अपना घुटना टेक दिया बोलकर न्यूज़ बना रहे हैं। क्या सच में नेपाल ने भारत के सामू जो लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के ऊपर का जो दावी था वो त्याग दिया है, या बोलूँ इंडिया के सामू अपना घुटना टेक दिया है अभी नेपाल ने? क्या है आपका मानना है देखिए, इसमें? इसको इस तरह से नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करने से और रिश्ते खराब हो जाएंगे। जी, इंडिया के नेशनल मीडिया ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, अगर वो लोग कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। जी, हम लोग तो इसको ऐसे देखते हैं कि हमारा गवर्नमेंट हाँ, एक छोटा सा मूव है, दिस इज एन जस्ट इंडिकेशन, हाँ, एक संकेत हमारे तरफ से ये होना चाहिए कि सिक्का में से जो हम लोगों ने नक्शे को निकाला है, मैप को निकाला है, इसका मतलब नहीं है कि नेशनल नक्शे से भी उसको गायब कर दिया है। हमें सिक्का से नक्शा निकाला है, नक्शा से उस पार्ट को नहीं निकाला है। हाँ, ये समझना चाहिए। इसका अर्थ ये होना चाहिए दोनों तरफ से कि नेपाल इज रेडी फॉर अ बाइलैटरल निष्कर्ष निकालने के लिए तैयार है, बाइलैटरल निष्कर्ष निकालने के लिए तैयार है विद अ ओपन हार्ट। ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि हम लोग ओपन हार्ट ओपन माइंड से डिस्कस करने के लिए तैयार है। भारत को इस पॉजिटिव दृष्टिकोण से इसका व्याख्या करना चाहिए। हाँ, इससे क्या होगा कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भारत जाएंगे तो ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए कि वी हैव सरेंडर्ड, वी हैवंट सरेंडर्ड, बट वी आर ओपन टू एवरी डिस्कशन, एवरी पॉइंट। जी, उसका कोई दूसरा हल निकल सकता है। हम लोग वास्तविक चीज़ में पॉइंट में जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं, इसको इस नज़र से देखना चाहिए। अगर भारतीय मीडिया ऐसा करता है तो आई थिंक दे शुड करेक्ट इट, बिकॉज भारत और नेपाल का रिलेशन सिर्फ नेपाल को नहीं चाहिए, भारत के लिए भी बहुत जरूरी जी, है। हमारे यहाँ अस्थिरता होना मतलब भारत और चीन के बीच में अस्थिरता होना, जी, दैट इज द बिगर कैनवस। उस दृष्टिकोण से जब तक भारतीय नहीं समझे, हमने तो पहले भी कहा है कि हम लोग सिर्फ रोटी बेटी का संबंध नहीं है, हम लोग बड़े भाई छोटे भाई नहीं है। आज ये जो जियो पॉलिटिक्स है, वी आर इक्वल स्टेक होल्डर एंड एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हम लोग हैं। तो हम लोगों को उस हिसाब से आप लोग ट्रीट नहीं कीजिएगा तो उससे तो दोनों देश का रिलेशन बिगड़ जाएगा। अभी तक तो यही तो हुआ है। तो उसको अगर आपको ठीक करना है तो आपका बिहेवियर भी ठीक होना चाहिए, आपका एनालिसिस भी ठीक होना चाहिए। किसी को छोटा दिखा के कोई बड़ा नहीं होता है। मेरे ख्याल से इस चीज़ में मोदी जी हैज़ अ वेरी क्लियर विजन। वॉट एवर द मीडिया सेज इन भारत, I think that is not significant. What Mr. Balen and Mr. Modi discuss and come to a conclusion, that is important. जी, जैसे उन लोगों ने कहा है कि नेपाल ने अभी जो लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का जो दावी था वो त्याग दिया है, छाड़ दिया है, अब भारत को वो सौंप दिया है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका माने तो ये है कि हम लोग ओपन हैं जी। अगर पॉलिटिकली इस सब्जेक्ट को ड्रॉप करना पड़ा हाँ, दुनिया के इंटरेस्ट में, क्योंकि अब तो दुनिया का इंटरेस्ट हो गया। भारत और चाइना के बीच का संबंध हमारे यहाँ का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आर्थिक स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ये क्लियर कट है जी। तो जब तक हमारे यहाँ पॉलिटिकल और फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होता है तब तक भारत और चाइना में हरदम टेंशन रहेगा। हाँ,
तो उसके लिए भी भारत को ज़रूरी है, चाइना को ज़रूरी है, इवन चाइना से अधिक भारत को ज़रूरी है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी हो। तो भारत यही चाहेगा, मोदी जी यही चाहते हैं। अभी तो कुछ हल्ला यहाँ पर चल रहा है मीडिया में कि मोदी जी इस सावन के महीने में किसी भी सोमवार को पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी महीने में ये हल्ला है, दिस इज नॉट कन्फर्म, कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, ना भारत की तरफ से आया। अगर वो आते हैं तो मेरे ख्याल से वो अभी हमारे यहाँ जो रूलिंग पार्टी है उस पार्टी में जो गड़बड़ चल रहा है, जो अविश्वास एक दूसरे के ऊपर चल रहा है, उसको कम करके स्वतंत्र पार्टी को फूटने से रोकने के लिए मोदी जी का रोल होगा। इसीलिए अगर आएंगे तो मेरे ख्याल से वही उनका मेन मकसद होगा। उससे नेपाल में स्टेबिलिटी कायम करने के लिए एक बहुमत प्राप्त पार्टी की ज़रूरत है जी। उन्हें बालेन और रवि की ज़रूरत नहीं है। अगर बालेन और रवि यहाँ पर इस पार्टी की एकता में बाधक हो तो मेरे ख्याल से बाकी जो 178 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो लोग इन दोनों को साइडलाइन करके एक नया निष्कर्ष में पहुंचेंगे और नया नेतृत्व ले आएंगे। दैट इज़ विद इन आवर रीच। हमें बाहर की इसमें कोई मदद नहीं चाहिए। शायद इस चीज़ को भी समझाने के लिए मोदी जी अगर आए और इस टॉपिक को उठाएं तो नेपाल और भारत दोनों के रिश्ते में एक सॉलिड स्टेप होगा। जैसे कि सर अभी के वक्त में देखें तो कहीं ना कहीं नेपाल के जो प्रधानमंत्री है बालेन्द्र शाह, उन्होंने अपना जो दम्भ था या बोलूँ एटीट्यूड था उसे तो त्याग दिया है, ऐसा तो दिख ही रहा है। क्योंकि शुरुआती चरण में जब वो प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने भारत के एम्बेसडर से भी मिलने इनकार किया था। वहाँ की कोई भी कूटनीतिज्ञ से, चाइना से आने वाले या और कोई मित्र राष्ट्र से आने वाले कोई भी कूटनीतिज्ञ से अपने बराबरी की ना हो तो मैं किसी से नहीं मिलूंगा, वो ऐसा बोल रहे थे। फिर भी अभी के वक्त में शुरुआत में आपने भी कहा था इंडियन एम्बेसडर से और चाइना के एम्बेसडर सहित अन्य एम्बेसडर से अभी बालेन्द्र शाह 1-to-1 वार्ता कर रहे हैं। ऐसे देखें तो जो शुरुआती चरण में उसका या बोलूँ प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का एटीट्यूड था वो तो अब मर गया ना। उन्होंने इसके सामने तो घुटना टेक दिया। नहीं, तो आप लोग सरेंडर की बात क्यों करते हो सुमन भाई? ये यूथ टेंडेंसी है। आप लोगों के पास जोश है, आप लोगों के पास हिम्मत है जी, आप लोग कुछ करना चाहते हैं। यू आर इन अ हरी। आप लोग यूथ जब भी हरी में होते हैं बस एक चीज़ लैकिंग है, वो है विवेक और धैर्य जी। दो चीज़ मेरे ख्याल से इस 4 महीने में वो चीज़ का अनुभव बालन जी को हो गया। सिर्फ जोश से कुछ नहीं होने वाला है, धैर्य से होना है। धैर्य और जोश दोनों, होश दोनों अगर मिल जाए तब एक्सेलरेट करेगा प्रगति जी। ये चीज़ का रियलाइजेशन हमारे ख्याल से आप लोग यूथ में आ गया है। जिस दिन जोश और होश का कंबाइंड एफर्ट होगा उस दिन तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसका पहला संकेत कल जो अनपॉपुलर 2 टैक्सेस को वापस लेना जी, पर वो बहुत कम है। जिस दिन हम लोग नेपाली वर्जन में जो बोल रहे हैं, हम लोग जो राजनीतिक एक्सप्लेन कर रहे हैं पीपल और नेताओं को, शायद उसका भी कुछ असर है। आई होप कि विद इन अ फ्यू डेज जी बाकी जो काम करना है पब्लिक के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक लास्ट पर्सन तक आप पहुंच नहीं पाओगे तब तक देश में स्टेबिलिटी नहीं आएगा। हम लोग यही चीज़ जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग मंत्रीज हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस 4 महीने में हमारे नेपाली वर्जन का जो हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं उसका लाखों हम लोगों का व्यूअर्स हैं जी। तो उसमें मेरे ख्याल से
स्वतंत्र पार्टी के 182 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कुछ नहीं तो 50% हम लोग का प्रोग्राम देखते हैं जी। तो उससे भी उन लोगों को थोड़ा सा रास्ता दिखाई देगा, सूझा होगा। और हम समझते हैं कि आप लोगों का जो जोश है, हाँ जो आप लोगों के पास अभी नॉलेज है, 21st सेंचुरी का टेक्निकल नॉलेज है, उसको और थोड़ा सा धैर्य और विवेक जिस दिन यूज़ होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, वी विल बी ऑन द राइट पाथ। जी। जैसे अभी कहीं न कहीं भारत के साथ बालेंद्र शाह ने अपनी लॉयल्टी दिखाई है या बोलूँ नम्रता जो दिखाया है, ऐसे क्या अब भारत और नेपाल के जो रिश्ते की दरारें थी वो ठीक होगी अब की वक़्त में? अभी बात करें तो नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह है वो भारत के दौरे पे या बोलूँ भ्रमण में जाने की बात भी चल रही है। अब ये कूटनीतिक संबंधों के लिए तो ये महत्वपूर्ण टाइम है, इम्पोर्टेंट टाइम है। अब ऐसे देखें तो क्या अब जैसे बालेंद्र शाह ने इंडियन एम्बेसडर को जैसे महत्व देना शुरू किया है, अब सिक्के से जो विवादित नक्शे थे वो हटाने की अभियान थाली है। अब ऐसे क्या अब नेपाल और इंडिया के बीच में बढ़ रहे दूरी को या बोलूँ ये विवाद को कम करने के लिए कुछ होगा अभी के वक्त में? आपको क्या है इसमें राय या बोलूँ क्या विश्लेषण? देखो सुमन भाई जी। भारत और नेपाल का रिलेशन को इम्प्रूव करना, सॉलिड बनाना, दैट्स अ मस्ट। इसका कोई विकल्प ही नहीं है जी। कोई तीसरा रास्ता ही नहीं है। हाँ। अभी लेटेस्ट हमारे यहाँ डायरेक्ट फ्रॉम कलकत्ता पोर्ट गुड्स ट्रेन विराटनगर आ गया, उससे टाइम सेव हुआ है, मनी सेव हुआ है। और जो डैमरेज का जो हमारे ऊपर जो समस्या था हमारे व्यापारियों का, वो सॉल्व हुआ है। उससे ये प्रमाणित होता है कि भारत नेपाल को हर परिस्थिति में सहयोग करने के लिए तैयार है। जी। हमारे यहाँ भारत की तरफ से कोई भी एक्सपोर्ट को कोई पाबंदी नहीं है। जी। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भारत जाएंगे तो इसको और सिंप्लीफाई और हमारे यहाँ भारतीय सामान को भारतीय रेट में बेचने का भी एक सोल्यूशन निकल सकता है। जी। उससे हमारा क्रॉस बॉर्डर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, जिससे बॉर्डर में रहने वाले हमारे नेपाली भाई बहनें जो हैं उनको सुविधा होगा। आई थिंक दैट इज द मोटिव ऑफ दिस विजिट। और हमारा कनेक्टिविटी, हमारा ट्रांजिट, हमारा ट्रेड, हमारा टेक्नोलॉजी और हमारा कॉमन जो सिविलाइजेशन, फेथ और कल्चर, उसके आधार पर वी कैन हैव अ बेटर एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशन। ये हमारे ख्याल से भारत का पहला लक्ष्य होगा। मोदी जी यही चाहते होंगे और इसको शायद भारत और नेपाल, भारत का एम्बेसडर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे उसको इसी पर इम्फेसिस होगा जी। कैसे रिलेशन को अच्छा बनाया जाए, कैसे भारत का और इस विजिट से हमारे 3 करोड़ नेपालियों को राहत मिले। ये होना चाहिए। और फिर आप एक चीज़ मार्क कीजिए, इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग भारतीय एम्बेसडर और प्राइम मिनिस्टर इज मीटिंग द चाइनीज एम्बेसडर। जी। इसका मतलब ये है कि भारत और नेपाल के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो एक इरिटेंट चाइना के तरफ न हो। मतलब चाइना का इंटरेस्ट भी ध्यान में रख के भारत और नेपाल अपना रिलेशन आगे बढ़ाएगा। क्योंकि भारतीय एम्बेसडर से मिलने के बाद इमीडिएटली आवर प्राइम मिनिस्टर इज मीटिंग द चाइनीज एम्बेसडर। उससे क्या होगा कि जो चीज़ भारत से बात हो गया, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें अगर चाइना को कोई ऑब्जेक्शन है तो चाइना अपने पॉइंट रखेगा, उसको फिर तीनों पार्टी के हित में सॉल्व किया जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। चाइना जहाँ तक चाहता है
कि यहाँ से उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो नेपाल उसकी से। सिक्योरिटी से। जी। मेरे ख्याल से उसका अगर भारत और नेपाल गारंटी दे दे तो यहाँ पर चाइना विदाउट एनी कंडीशन सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर चाइना ने नेपाल को सहयोग करने के बाद कही या सहयोग के लिए जब भी तैयार होंगे तो इंडियन फिर नाराज़ होंगे, भारत नाराज़ हो रहा है। जैसे कि चाइना ने जो सपोर्ट करके पोखरा में और बुटोल में जो एयरपोर्ट बनाया था उसे भी भारत को क्या बोलते हैं ऐतराज़ है। अब ऐसे तो नेपाल में जब भी चाइना का सपोर्ट हो वो लोग यहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं, तो इंडिया को जो ऐतराज़ है ना ये कैसे दूर होगा? जैसे आपने बोला अगर चाइना की सिक्योरिटी की गारंटी अगर नेपाल और भारत की तरफ से हो तो वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है, आपने ऐसे बोला। अगर चाइना नेपाल से काम करने लगे तो फिर इंडिया को आपत्ति होगी ना फिर? नहीं, जब तक तीनों देश में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ना हो तब तक तो ये शंका तो रहेगा नहीं, डाउट तो रहेगा ही, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि 1100 किलोमीटर हम लोग बॉर्डर स्टेट है हम लोग जी, पर उसके अधिक भी करीब 4,000 किलोमीटर तो उन लोगों का डायरेक्ट बॉर्डर कनेक्शन है ना, इसमें नेपाल नहीं है। जब वहाँ पर शांति हो सकता है तो इस 1100 किलोमीटर में शांति क्यों नहीं हो सकता है? उसी फॉर्मूला को यहाँ पर अगर लागू किया जाए तो मेरे ख्याल से चाइना को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर उस फॉर्मूला को लागू न किया जाए तो हरदम भारत के मन में ये रहेगा, डाउट रहेगा कि जो इन्वेस्टमेंट चाइना के तरफ से हो रहा है वो अपना प्रभाव जमाने के लिए और इन द लॉन्ग रन जी, भारत को काउंटर करने के लिए यूज़ करेगा। चाइना भी यही सोचता है, उसके दिमाग में यही है। बट द प्रॉब्लम इज 1100 जो कॉमन बॉर्डर है जी, उसमें जिस तरह बाकी 3,000 3,500 किलोमीटर बॉर्डर है वही अंडरस्टैंडिंग नेपाल में कायम हो जाए और चाइना को अगर कॉन्फिडेंस में ले ले भारत और नेपाल तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कुछ महीने के बाद 2-3 महीने के बाद मेरे ख्याल से भारत में ब्रिक्स का हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, उसका हेड तो अभी चेयर करेगा मोदी जी ही करेंगे उसको, और उसमें नेपाल एक टॉपिक होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो जो अभी भारत और नेपाल के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होगा उसको मद्देनज़र ही अंडरस्टैंडिंग होगा ताकि इस अंडरस्टैंडिंग से ब्रिक्स में कोई खलल न हो जी, उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो दे विल हैव ओपन हार्ट। चाइना का भी ओपन हार्ट होना चाहिए, भारत का तो है ही है। नेपाल ने अपने सिक्के से जी, मेन इरिटेंट, मेन जो प्रॉब्लम है जी, जो नक्शा का प्रॉब्लम है उसको हटा के एक इंडिकेशन दिया है कि हम लोग ओपन माइंड से बात करने के लिए तैयार है। हमारा अगर वहाँ पर क्लेम है तो भारत से उसी हिसाब से ट्रीटमेंट की आशा है नेपाल को, अगर नहीं है तो नेपाल भी अपने जनता को समझाएगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम, राइट वे टू गो अहेड। और क्योंकि ब्रिक्स जी, का जो सम्मेलन होगा दिल्ली में वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जी, को आगे बढ़ाने का एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से। उसमें नेपाल को अपना रोल है, नेपाल का भी रोल है। तो ये जो अभी विजिट हो रहा है उससे पहले जो ये 2 एम्बेसडर से बात हो रहा है, हमारे बालन जी ने भी ये रियलाइज़ कर लिया है कि इंट्रोवर्ट होके जी, फॉरेन पॉलिसी और देश नहीं चलाया जा सकता है। यू शुड कम इन कांटेक्ट विद द पीपल एंड द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड।
जी, ओके सर, आपने ये जो समय देकर हमारे साथ बातचीत किया है, आपका ये महत्वपूर्ण समय हमारे साथ देकर ये बातचीत करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद सर। धन्यवाद।